हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर एसएससी। और आज हम करेंगे मियोसिस। हम नहीं करेंगे मियोसिस, हम देखेंगे कि हमारी सेल्स मियोसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो बिफोर डूइंग दिस प्रोसेस या फिर बिफोर स्टडिंग दिस प्रोसेस आई विल टेल यू वन इररिलेवेंट इलॉजिकल स्टोरी। देखो, कहानी में लॉजिक मिले ना मिले आपको, पर हाँ कॉन्सेप्ट जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी है बहुत पुराने टाइम की, सुन लेना। हो सका तो मैं लिख भी दूंगी या फिर ड्राइंग बना देते हैं। तो कहानी बहुत पुराने टाइम की। एक लेडी हुआ करती थी। तो एक लेडी है, उसके क्या है, 4 हाथ है। शी हैज 4 हैंड्स। ठीक है, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके एक हाथ है, जैसे ये मान लो ये यहाँ इसकी टांगे हैं, ये हाथ इसके इधर ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, इसके ऐसे 4 हाथ नहीं। इसके बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो टांगे भी 3 बना दी। टांगे तो 2 ही है इसकी, पर एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है। आप खुद इमेजिन करो इसको कितनी दिक्कत होती होगी कोई भी काम करने में। सो ये बेचारी बड़ी परेशान, ये ना अकेली रहती थी, दूर कहीं जंगल वगैरह में कुटिया बनाकर। अच्छा सीधा सादा जीवन किसी ऋषि मुनि के आश्रम में रहा करती, बड़ा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, इसने प्लेलिस्ट बनाई। ये बड़ी दुखियारी, तो प्लेलिस्ट तो बनाएगी, अभी वो सैड सॉन्ग्स ना सुनेगी। तो इसने प्लेलिस्ट बनाई वो अरिजीत सिंह और वी प्राक के गाने की। एक गाने की नहीं, बहुत सारे सॉन्ग्स की इसने प्लेलिस्ट बना ली। अब तो वो थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ी ना आया, ये तो और डिप्रेशन में आ गई। तो इसने क्या किया, अपना फोन फेंक के मारा। अब ये सोचते होगे कि लाइफस्टाइल तो आप सिंपल कह रहे हो, है ना, और इसको इतना सीधा साधा बता रहे हो, ऊपर से 4000 साल पहले की हमें बातें बता रहे हो। तो लॉजिक मत ढूंढो, यू जस्ट पॉइंट पे जाओ। तुम हाथों की बात हो रही है तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन हैंड्स। तो इसने मूड रिफ्रेश करने के लिए क्या किया, टहलने चली गई। रहती थी ऐसे ग्रीनरी में, अच्छा हरियाली में तो ऐसे ही रहती थी। तो इसको कोई ऋषि मुनि जो उस समय पे तपस्या करते हुए मिले। तो इसने जाके कहा, प्रभु प्रणाम। अब वो ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे हैं, उनका ध्यान तोड़ दिया इसने। तो एकदम से वो गुस्सा हो गया, उन्होंने आँख खोला कि कौन है मूर्ख। तो इसको देखा, अब ऐसे हुलियों वाली औरत आपको दिखाई दे रही है, ये ना पता ये जानवर है, इंसान है, ये क्या है। तो वो डर गए, कहीं मैं श्राप दूं और ये मुझे ना पहुंचा दे दुनिया के पार। तो उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा कि क्या बात है पुत्री, बताओ। तो ये कहती कि बाबा, मैं ना अपने 4 हाथों से बड़ी परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी जो आगे बेटियां हो। तो हाँ, एक इंसानों ने भी उस टाइम प्रोग्रेस नहीं किया था। क्या होता था, आई एम बीइंग एब्सोल्युटली इलॉजिकल, डोंट टेक माय वर्ड्स ऑन हार्ट। ये सिर्फ मैं इमेजिनेशन, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन से भी ऊपर मैं चीजें बता रही हूँ। डोंट टेक मी सीरियस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द कोर ऑफ इट। ठीक है, तो इसने कहा उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो लड़कियां हैं वो बेटियां ही लाइक पैदा कर सकती थी। तो इसने कहा, बाबा जी मुझे ना 4 बेटियां पैदा करनी है, और मैं चाहती हूँ मेरी एक ही बार में, और मेरी जो 4 बेटियां हैं उनके 2-2 हाथ हो। तो बाबा जी कंफ्यूज, वो कहते बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। तो उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कहा कि उसको भी अपने साथ एक पत्थर पे बैठा लिया, तो भाई तू भी कर ले तपस्या, मेरे पास तो क्या हल है। तो इसने बड़ी घोर तपस्या की, माँ का मन है आपको पता है, बड़ी ही जटिल परिस्थितियों से ये गुजरी। और एक दिन फाइनली भगवान ने इनको दर्शन दिए, और दर्शन दे के ये पूछते कि भगवान पूछते इनसे कि क्या चाहिए पुत्री, बताओ। तो इसने अपनी विश बताई कि मुझे 4 बेटियां चाहिए। इसकी विश क्या थी कि मुझे देखो जी 4 बेटियां चाहिए जिनके 2-2 हाथ हो। इसको ये चाहिए था, इसके पास है नहीं, इसके पास 4 हाथ है। तो उस जमाने में क्या होता था कि अगर पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तो उस उन्हीं को, जैसे ये बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो चली, इसकी लाइफ चली गई है, अब ये क्या करेगी, इसी को बीच में तोड़ देते भगवान। इसी की 2 बेटियां बन जाती थी, जवान जवान छोटी छोटी बन गई ना, छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो उन्हीं के छोटे बच्चे बन जाते थे। दिस इज अगेन एब्सोल्युटली इलॉजिकल।
ठीक है, तो इसने कहा कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे 4 बेटियां चाहिए। तो भगवान जी कहते बेटा तेरे पास तो 4 हाथ है, ऐसे में कैसे दे सकता हूँ मैं। तो भगवान जी ने कहा कि मैं तुझे 2 बेटियां दे देता हूँ। 2 बेटियां, उनके हाथ ना मैं ऐसे कंधे से अटैच कर दूंगा, कहीं कहीं अटैच नहीं करूंगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ये बेचारी परेशान 4 हाथों से, इसको नहीं चाहिए थे इसके लिए, नहीं नहीं मुझे चाहिए नहीं। और अगर आप मुझे लाइक अगर मुझे आप ऐसी बेटियां देना चाहते तो हाथ ही मत दो, ये इतनी परेशान है हाथों से। तो भगवान जी कहते हैं उन्होंने अपने दिमाग लगाया, तो उन्होंने लास्ट में क्या हल निकाला कि देखो बेटा हम 2 प्रोसेस में काम करेंगे। 2 प्रोसेस में कैसे काम करेंगे, हम तुम्हें तोड़ के 2 बेटियां बनाएंगे। ठीक है, ये 2 बेटियां बनाएंगे। पहली प्रोसेस में ये दोनों बेटियां बनेंगी, एक ये और एक ये। इन दोनों बेटियों के मैं कंधे पे लगाऊंगा ये 4 हाथ। फिर क्या होगा, ये मेरी माया है, ये सिर्फ मेरी योग है। थोड़ी देर बाद ये जो तुम्हारी ये वाली बेटियां हैं ये खुद ही टूट जाएंगी, खुद ही बीच में से ब्रेक हो जाएंगी और ऐसी 2 बेटियां बना देंगी। जैसे इन्होंने कहा कि मान लो पहली प्रोसेस में वरदान में ये एक बेटी मिल गई, ये योग माया है या फिर जो भी योग शक्ति से इसको बनाया गया है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये खुद ही 2 बेटियों में टूट जाएगी जिसके 2-2 हाथ होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये वाली भी बेटी टूट जाएगी। इधर वाली को इधर ड्रॉ कर देते हैं, इसके बेचारे के 4 हाथ थे ना, तो इसको भी मैं तोड़ दूंगा 2 बेटियों में जिसके 2 हाथ होंगे। तो ये हल निकाला गया कि 2 प्रोसेस में काम चलेगा। पहले तो मुझे तेरी हैंड की जो ये है ना प्लेसमेंट है ना वो सही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला तो करेक्शन उसी में करना था। ठीक है, ये स्टोरी याद रखनी है, ये जो मैंने बताया आपको इसको याद रखना, आगे काम आएगी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, अब आगे इसका यूज करेंगे हम बड़ी ही क्लेवरली। अब देखो, जो मियोसिस होती है, मियोसिस मियोसिस काम किस लिए आती है, लाइक इसका काम क्या, हमें जरूरत क्या पड़ी मियोसिस की। पहली तो जो है, हमें गैमीट फॉर्मेशन जो होती है, गैमीट फॉर्मेशन में ये हैप्लॉइड एंटिटी बना देती है, लाइक ये गैमीट्स को हैप्लॉइड कर देती है। हमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनाने में मियोसिस काम आती है। ठीक है, और सेकंड जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन, दिस लेक्चर कैन बी अ लिटिल लेंदी बट डू नॉट स्ट्रेस आउट, क्योंकि ये है थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी देर। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे दिस इज मेल, इधर कोई भी फीमेल है। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया टू हैव बेबी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लो मेरी कोई भी एक सेल अगर आप निकालते हो तो उसमें आपको 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे एज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई भी जैसे मेरी स्किन सेल निकाल के आपने देखी, मेरी स्टमक सेल निकाल के अगर आप उसको उसके क्रोमोसोम को काउंट करोगे ना तो 46 नंबर ऑफ आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। तो इसको आपको बायो की टर्म में कहना है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड या फिर 2n से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ऐसी सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, ऐसी सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, जिनका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड डबल हो, किससे डबल हो, गैमीट सेल से। अब अगर आप किसी भी फीमेल की या ओवम जो गैमीट्स होते हैं उनको या किसी मेल के स्पर्म सेल्स के प्लोइडी लेवल को देखोगे तो जैसे आप उनमें क्रोमोसोम नंबर काउंट करते हो तो वो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 23, वहां पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते। ये किस लिए नहीं होते हम आगे देखेंगे। तो ये जो गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये मियोसिस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, गैमीट्स के अलावा मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे वो सभी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, और मेरे अंदर जो गैमेट्स बन रहे होंगे उनका जो प्लॉइडी लेवल है वो 23 है, यानी
एन है, इसको हम एन कहते हैं या हैप्लोइड है। ठीक है, आया समझ? मेल के केस में इनको हम स्पर्म्स कहते हैं एंड फीमेल के केस में हम ओवम कहते हैं। अब इनका प्लोइडी लेवल हाफ किस लिए होता है? देखो एक सिंपल प्रोसेस आपको पता है कि इधर स्पर्म है, इधर ओवम है, इन दोनों को फ्यूज करके एक अगली जनरेशन बनानी है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अगर स्पर्म एन है और ओवम एन है तो जाइगोट 2n होगा। अगर हम इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं करेंगे तो 2n मिलके 4n इधर बना देंगे, 4n का जाइगोट इधर बना देंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इस जाइगोट से, उसकी सभी सेल्स क्या होंगी? 4n। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या होगी? 4n 4n, है ना? वो ऐसा इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा रिकम्बिनेशन क्या होता है? देखो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी सेल को प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली उस सेल का जेनेटिक मेकअप सेम ही होगा। मतलब जो क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सेम ही क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा। जैसे थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो वही तो डीएनए आएगा उसके हर थर्ड नंबर क्रोमोसोम में। तो इस चीज को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है कि हम बिल्कुल क्लोन बन जाते हैं। क्लोन इन द सेंस कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन जाते हैं अपने सिबलिंग्स की। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भगवान ने एक प्रोसेस बनाई जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, की थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट हम सेम ना दिखे अपने सिबलिंग्स के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। ठीक है, और जो मियोसिस है वो एक फेज में ना होकर 2 स्टेजेस में होती है। जैसे हमने ऊपर कहानी में देखा, एक स्टेप में नहीं होगी वो चीज, 2 स्टेप में हमने कंटिन्यू करनी है। तो इधर लिख लो प्रॉपर मियोसिस। मियोसिस जो होगी 2 स्टेजेस में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 के अलग फेजेस है, मियोसिस 2 के अलग फेजेस है। मियोसिस 1 में क्या होगा? देखो मान लो ये सेल है, किसी भी सेल डिवीजन चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रोमोसोम। आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो आई थिंक मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता दिया है आपको। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम एग्जैक्टली फंक्शन क्या कर रहे हैं, लाइक जा कहाँ रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम में होता क्या है? देखो क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए पैक्ड लाइक दिस। डीएनए को हम ऐसे पैक कर देते हैं, बस इसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कह देते हैं। क्रोमोसोम के बीच में इधर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, देयर यू हैव सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो कॉइलिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस कॉइलिंग गोइंग ऑन, दिस इज डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है क्रोमोसोम को समझना। ठीक है, अब मियोसिस 1 में हमने क्या देखना है? तो जैसे हमने देखा फर्स्ट फेज में जो वो क्या बनी थी, 2 बेटियां बनी थी जिनके क्या थे, 4 हाथ थे पर एक ही जगह से अटैच थे। एक ही बॉडी पे हमने 4 हाथ बनाने हैं। तो मियोसिस में देखो क्या होता है, हमने एक सेल लेनी है जिसका प्लॉइडी लेवल होगा डिप्लॉइड, और उससे बनानी है 4 सेल्स, एन 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 एंड एन। उससे हमने 4 सेल्स बनानी है। अब दिक्कत कहाँ आती है? देखो जैसे 2n है, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक सेल में 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो डिप्लॉइड फेज में अगर उस ऑर्गेनिज्म के 4 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड में कितने होंगे? 2। तो ये आगे 2 ही तो क्रोमोसोम बना सकती है, अपने आगे वाली जनरेशन को 2-2 क्रोमोसोम्स दे देगी, दैट्स इट। एक सेल 4 सेल्स को कैसे बनाएगी? तो वही प्रोसेस हमने देखना है कि और ये जो चारों सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मियोसिस जो होती है, और एक और चीज
जैसे हम क्रोमोसोम है, मान लो ये वाला क्रोमोसोम है इधर, कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, एक फेज में, सेल डिवीजन के एक फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट क्या होता है, अपनी खुद की कॉपी बनाना, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए जब ऐसे रेप्लिकेट करता है, इधर मान लो इधर उसने कॉइलिंग शो करी है, इधर डीएनए अपने आप को ऐसे कॉपी कर लेता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। इधर आप ये मत सोचना कि ये 2 क्रोमोसोम है, क्यों? क्योंकि हम जब क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं वो सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं। वी काउंट क्रोमोसोम बाय लुकिंग एट सेंट्रोमियर। और ये जो इधर इसके आर्म्स हैं, इन आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। हम आर्म्स को देखकर क्रोमोसोम की काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे इन द केस जब हमने ये बेटी देखी थी, हम हाथों को देखकर ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर 4 हाथ है तो 2 लड़कियां हैं, कैसे कह सकते हैं हम? तो ऐसे ही जैसे हम इस पूरी इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही सेंट्रोमियर को देख के हमने क्रोमोसोम की काउंटिंग करनी है, इसके हाथों को देखकर नहीं करनी है। क्रोमेटिड इज आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमा मतलब क्रोमो, क्रोमोसोम, और टेड इज रिलेटेड विद आर्म। ठीक है, तो ये बात मैंने समझानी थी। मान लो कहीं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो यू विल से कि ये एक क्रोमोसोम है। अब ये भी एक क्रोमोसोम है, दिस इज वन क्रोमोसोम, और ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक सेंट्रोमियर है। ऐसे ही जैसे इस लड़की के पास 4 हाथ थे और इस लड़की के पास 2 हाथ है, तो हम ये नहीं कहेंगे ये वाली 2 लड़कियां हैं और ये वाली एक लड़कियां हैं, ये दोनों एक एक लड़कियां हैं। ठीक है, जो यही सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होता है। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, सेल क्या करेगी, बड़ी ही चालाकी से, चलो एक बार मैं ना समरी दे देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाए सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही लेंदी आए, व्हाट कैन आई डू। तो देखो, मान लो ये सेल है, इधर सेल है, हम सपोज कर रहे हैं इसके डिप्लॉयड फेज में, जैसे मेरे अंदर आपने सोमेटिक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखे थे। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, से दिस ऑर्गेनिज्म इज वाई, ये वाई ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम या इसका नाम रख देते हैं, दिस इज योयो, दिस इज योयो। ठीक है, योयो के अंदर डिप्लॉयड में, डिप्लॉयड सेल में, उसकी सोमेटिक सेल में हमें 4 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। 4 क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। अब योयो को क्या करना है, अपनी बेटियां बनानी है 4, उनको देने हैं 2-2 हाथ, जैसे ऊपर वाली कहानी में हुआ था। अब यही यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा, ये बड़ी चालाकी से थोड़ी देर के लिए 2 सेल्स और बनाएगी, जो ऊपर हमने 4 एक जगह वाली देखी थी ना बेटियां, ये बड़ी चालाकी से इधर क्या करेगी, ये जो क्रोमोसोम्स आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 देगी इधर। ये जो शुरू के 2 वाले और क्रोमोसोम है, इनको हम ग्रीन से शो करते हैं। ये शुरू के 2 ग्रीन क्रोमोसोम जाएंगे इस वाले सेल में, हम अभी दिखाएंगे कैसे जाएंगे। और ये जो लास्ट वाले 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले जाएंगे इस सेल में, ये भी हम दिखाएंगे कि कैसे जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर ये हाफ कर देगी, पर ये हाथ 4 रखेगी इनके, ताकि थोड़ी देर के बाद इसकी बेटियां 4 बन जाए। कैसे, देखो देखते हैं। ये इसके हाथ 4 बना देगी, जैसे इसको भगवान से ऊपर वरदान मिला था कि थोड़ी देर के लिए तेरी ऐसी बेटियां बन जाएंगी। ठीक है, तो अब कोई भी काउंट करेगा इनको, तो सेंट्रोमियर तो आप इनके देखोगे एक एक सेंट्रोमियर है, इनको कोई नहीं कह सकता कि ये 4 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 2 है, इधर भी 2 क्रोमोसोम्स है। अब क्या होगा, अगर इस वाली बेटी को हम देखें, इस वाली डॉटर सेल को अगर हम देखते हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, इसका ये बीच वाला सेंट्रोमियर इधर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज जो हो रही थी, इधर 2 सेल्स बनेंगी। पहला वाला जो क्रोमोसोम है, इसको हम शो करते हैं ब्लू कलर से। चलो ब्लू कलर आए तो देखो, इस वाले को हम शो करेंगे ब्लू कलर से, इधर ब्लू। तो ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम था, इसको हमने बीच से तोड़ दिया,
और इधर आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो देखो मैं क्या कह रही थी कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम एक ही है, देखो इसको आप एक ही तो क्रोमोसोम कहोगे क्योंकि सेंट्रोमियर एक है। तो अब ये जो चार हाथ वाली बेटी बनी है, इसको इधर बीच से काट दो, सेंट्रोमियर से काट दो, ताकि ये कुछ ऐसे हो जाए। अब इसके पास ये जो क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं, इनके पास 2 सेंट्रोमियर है। अब आप ये कह ही नहीं सकते कि ये क्रोमोसोम है। बन गए ना 2 क्रोमोसोम्स, कितने बन गए, 2 क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इधर वाले को देखोगे, इसको हम बनाते हैं ऑरेंज कलर से। चलो ये वाला जो है ना, ये वाला क्रोमोसोम, इस वाले क्रोमोसोम को इधर बीच से फिर तोड़ दो और ये बना देगा अलग से, यानी इधर। आई बात समझ में? ऐसे ही नीचे होगा सेम डिट्टो। मान लो ये वाला ऑरेंज वाला है, तो ये भी ऐसे तोड़ के एक सेल बना देगा, और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये तोड़ के ऐसे क्रोमोसोम बना देगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर योयो के पास 4 क्रोमोसोम थे। ठीक है, तो इसको हम 2n कह रहे थे, योयो को हम यहाँ पे 2n कहेंगे इस सेल को। उसके बाद अगर आप यहाँ आओगे तो इसकी सेल में बस 2 ही क्रोमोसोम बचे हैं। इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं मुझे बताओ, 2 है ना। इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है, इसलिए हम इसको n कहेंगे या हैप्लोइड कहेंगे। ठीक है, इस सेल को भी हम हैप्लोइड कहेंगे। अब यहाँ पर आप इन सेल्स को देखोगे, ये तो थोड़ी देर के लिए थी, ये तो जो 4 हाथ वाली बेटियां थी जो सिर्फ क्रोमोसोम की जो आपको उसकी वो जो हाथ की अरेंजमेंट थी उसको उसके करेक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए आई थी, ये तो सिर्फ वो योग थी, वो जो माया से बनाई गई थी। ठीक है, अब क्या होगा, आप इन सेल्स को देखो, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, और जो सोमेटिक सेल थी उसमें 4 क्रोमोसोम थे, तो इसका भी प्लोइडी लेवल हो जाएगा n। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर भी आपको n मिलेगा, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम्स है, इधर भी 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसका भी n हो जाएगा प्लोइडी लेवल। ये भी हैप्लोइड है, इधर भी n हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2n से हमने सेल शुरुआत करी, 2 हमें माया मिली, n उन्होंने आगे n और n सेल्स बना दी। आई बात समझ में? ये समझ आ रहा है जो मैंने इधर लिखा है और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है? अगर ये समझ नहीं आता है, so you can ask me in the comment section, either I will reply or I will make a separate video for your doubts। ठीक है, अगर अब भी समझ नहीं आ रहा है, because I'm trying my best to make you understand and make it simple, this is the simplest way that I can make you understand। अब वो जो हमने ऊपर किया उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, बस हो गया आपका काम। अगर आपको वो समझ आ गया ना, तो कुछ भी नहीं है मियोसिस में, कुछ भी नहीं है। मियोसिस को मैंने बोला कि 2 फेजेस में होती है, तो मियोसिस 1 हम देखेंगे। मियोसिस 1 का फेज 1, उसमें क्या होता है, तो फेज 1 में क्या होगा, आपकी जो वो होंगी ना ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करेंगी। अब कहोगे कि ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेशन की क्या जरूरत पड़ गई, देखो एक सेल को आगे 4 सेल्स बनानी है, एक माँ को अपनी 4 बेटियों में जायदाद बांटनी है, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके खुद के पास तो एक ही है ना, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, और देना है इसको 4 बेटियों को, तो इसके पास 4 माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करती हैं। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस भी यही होता है फेज 1 में। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या काम पड़ गया, जो हमने क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे क्रोमोसोम देखा था, इस क्रोमोसोम को ऐसा बनाने के लिए, एक आर्म एक्स्ट्रा डालने के लिए इसके अंदर हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, यही कर दो डबल इनको। जैसे मान लो ये वाला क्रोमोसोम था पहले, इधर ये वाला क्रोमोसोम था, और इसके डीएनए को डबल कर दो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
इधर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमोसोम अभी भी एक ही है क्योंकि इसका सेंट्रोमियर इधर है। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है आपने कि ये एक ही क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया, इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट कलर ले लूं मैं। What has happened to it? Let us take green। ठीक है, इधर ये जो आपको क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने आर्म्स अभी बताया, ये अगर एक ही क्रोमोसोम की हैं तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटेड। ये बहनें हैं ना एक ही क्रोमोसोम पे, तो सिस्टर क्रोमेटेड। ठीक है, और अगर आप दो क्रोमोसोम्स को देखोगे, मान लो ये दो क्रोमोसोम्स है, कुछ ऐसे और ऐसे, इन दोनों को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटेड क्योंकि ये दूसरे क्रोमोसोम्स पे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई बात समझ में? ठीक है, और इसके आगे वाले फेज में क्या होगा, जो बची हुई सेल ऑर्गेनेल्स थी वो डिवाइड कर जाएंगी, क्योंकि एक तो सेल ऑर्गेनेल नहीं होती ना, सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करेंगी। अब देखो, माइटोसिस से इतना तो आपने सीख लिया होगा कि मेन काम जो होता है ना, मेन फंडा, मेन रोल किसका होता है सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम्स का होता है। इतना और किसी चीज का हमें जरूरत नहीं होता है। तो सेल क्या करती है, अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और ऑर्गेनेल्स को डिसअपियर कर देती है ताकि क्रोमोसोम्स को स्पेस मिल सके डिवाइड करने के लिए इजीली। आई बात समझ? ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और आपके ऑर्गेनेल्स वो डिसअपियर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे क्या होता है, आगे का देखो, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, आपको याद नहीं रखना है इसका नाम, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं कि हमें मिल गया है कुछ ऐसे वाले क्रोमोसोम। मान लो ये सेल है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम हमें मिल गए हैं। अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम पास पास आने लगते हैं। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम भले ही आप याद रखो ना रखो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, और इसलिए हम इतना लंबा प्रोसेस पढ़ते हैं करते हैं मियोसिस का। वरना डायरेक्ट ही हाफ कर दो ना तो इतनी जरूरत क्या है इतनी दूर आने की। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये आपस में हैंडशेक करेंगे, कुछ ऐसे हैंडशेक करेंगे, और इनका तो जो जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर है ना, इनके अंदर डीएनए है, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे ये। तो जब ये इस स्टेज पर होंगे, ये रिकम्बिनेशन हो रहा है यहाँ, इसी को हम रिकम्बिनेशन कहते हैं, रिकम्बिनेशन। इसी की वजह से वेरिएशन आती है। ठीक है जी, और ये कौन सी स्टेज पे होता है सेल साइकिल की, इसका नाम आपको याद रखना है, पैकिटिन स्टेज पे। पैकिटिन स्टेज पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये आपस में सेपरेट होने की कोशिश करेंगे और लाइक सेपरेट हो भी जाएंगे, और ये सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे। जेनेटिक मटेरियल इन्होंने एक्सचेंज किया है ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब आपको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो क्रोमोसोम्स है ये मेटाफेजिक प्लेट पे आके लाए कर जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट हमने माइटोसिस में देखा था। ये मेटाफेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि तो यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बनती है, दूसरा जो क्रोमोसोम की इजी स्टडी होती है ना वो भी मेटाफेज में होती है।
तो मेटाफेज आपको याद रखना है और एक पैकेटीन याद रखना है। देखो मेटाफेज मैंने जब से सेल डिवीजन पढ़ा है ना, एक तो मेरे टेस्ट में हमेशा ये क्वेश्चन आया मेटाफेज का, जब भी सेल डिवीजन का टेस्ट हुआ है स्कूल में, फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। सो नीट के एग्ज़ाम में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो ग्रेजुएशन में भी मुझसे प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हर जगह पूछते हैं। आई गेस जब हम प्रीवियस ईयर्स करेंगे इसमें से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने अभी देखे नहीं है वो। ठीक है, तो अभी क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर आके लाए करेंगे। और वो लाए कैसे करेंगे, जैसे इधर मान लो इधर हम ऊपर ग्रीन वाले क्रोमोसोम्स को बनाएंगे और नीचे बनाएंगे हम ब्लू वाले क्रोमोसोम्स को। मेटाफेजिक प्लेट कुछ नहीं है, ये लगा लो सेल के बीच में क्रोमोसोम सेंटर में आके लाई कर जाएंगे। ठीक है, और इधर आपको नीचे ऐसे क्रोमोसोम्स मिले। तो ये क्रोमोसोम्स इधर मेटाफेजिक प्लेट पर आके इधर लाई करने लगते हैं। ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो हमने सेम माइटोसिस में देखा था। इधर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे, यहाँ पर कोई भी सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं होगा। और ये जो दो सेल्स बनेंगी आपकी, इधर दो सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, तो इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम की। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम की। समझ आया? उसके बाद ये वही चार हाथ वाली बेटियां हैं जो हमने ऊपर देखी थी। ये कुछ नहीं, थोड़ी सी देर के लिए अब ये दो दो हाथ वालियों में सेपरेट हो जाएंगे। अब ये कैसे स्प्लिट होंगी, ऊपर वाला प्रोसेस सारा सेम है। ये जब मेटाफेजिक प्लेट पे लाई करेंगी, सेम एज माइटोसिस जो मैंने कराया था। डिफरेंस क्या है, जब ये दोनों मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे लाई करेंगे, देखो मान लो हमने एक सेल देखते हैं, एक सेल का देखेंगे, मान लो ये वाले जो क्रोमोसोम्स थे उसके मेटाफिजिक प्लेट पर लाई कर देंगे ऐसे आके। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर जब इनके ऊपर अटैच होगा ऐसे, तो इनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। यहां से दो सेल्स बनेंगी जिनके क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर हमने स्प्लिट करा दिया है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो मियोसिस है वो खत्म होता है। अगर समझ नहीं आया सो लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, आप पूछ सकते हो। ये वाला जो सेल है ये भी सेम ऐसे ही डिवाइड करेगा और ये भी इवेंचुअली दो सेल्स बना देगा। तो बन गई ना चार सेल्स, 1 2, here will be 3 and here will be 4। ठीक है, so that was it for meiosis, that's completed।